अगर जीतने का जुनून दिखाओगे तो यकीन मानो तुम जरूर जीत जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 7 जनवरी 2023। आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, अभी हम लोग विस्तार से जानेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ और देखते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में क्या है खास। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, जो कि मनाया जाता है हर वर्ष 6 जनवरी को। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और युद्ध के अनाथ या संघर्ष में बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना है। अक्सर देखा जाता है कि अनाथालयों में बड़े होने वाले बच्चे अक्सर भावात्मक और सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं। यह दुनिया भर में मानवीय और सामाजिक संकट बन गया है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है विश्व युद्ध अनाथ दिवस से, जो कि 6 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड न्यूज़ है। तो क्या आपको पता है 1 जनवरी को हम लोगों ने क्या मनाया था? 1 जनवरी को मनाया था डीआरडीओ डे, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब हुई थी डीआरडीओ की स्थापना? तो 1958 में हुई थी। डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? जरा कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा 4 जनवरी को हम लोगों ने लुई ब्रेल दिवस मनाया था, यानी ऐसे लोग जिनको देखने में दिक्कत होती है, ऐसे लोगों के लिए लुई ब्रेल नामक वैज्ञानिक ने ब्रेल पद्धति की खोज करी थी, जो कि 4 जनवरी को इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। जनवरी के और डेज की बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके अलावा बात करें तो 17 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाते हैं। इसके अलावा 23 जनवरी को हम लोग मनाते हैं पराक्रम डे। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं और टूरिज्म डे मनाते हैं। इसके अलावा 30 जनवरी को मार्चियर डे के रूप में बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने ढेर सारे डेज भी डिस्कस किए हैं, तो मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन भी पूछता हूँ। ये बताइए, विश्व जल दिवस किस एक डेट को मनाते हैं? इसके अलावा विश्व पृथ्वी दिवस किस एक डेट को मनाते हैं? और विश्व जैव विविधता दिवस किस एक डेट को मनाते हैं? मैं जब भी आपसे विश्व वाटर डे पूछता हूँ तो ये तीनों इससे रिलेटेड पॉइंट पूछता हूँ, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की पहली न्यूज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि विश्व अनाथ दिवस आखिर कब मनाया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। ठीक है, बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ गई है G20 की पहली बैठक से। तो G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में होगी। पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इसकी घोषणा करी है कि G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में आयोजित करी जाएगी। और इस दौरान उन्होंने G20 बैठक का लोगो भी जारी किया है, याद रखिएगा। और इसी अवसर पर सभी राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करने के लिए मोदी जी का उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की बात करें तो रंगासामी जी हैं। इन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा है कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। तो ये थी न्यूज़ G20 से, जिसकी पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में आयोजित होगी। पुडुचेरी से 2 चीज़ें याद रखिए, कौन कौन? यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो रंगास्वामी है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ मैं आपसे पुडुचेरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पूछता हूँ। क्या आपको पता है पुडुचेरी में 4 जिले हैं और 4 जिलों में से एक जिला तो पांडुचेरी है, इसके अलावा एक जिला यनम है, एक जिला माहे है और एक जिला कराईकल है। क्या आपको पता है ये तीनों के तीनों जिले जो मैंने बाद में बोले हैं ये पुडुचेरी के पास पड़ते ही नहीं है? तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए, यनम कहाँ पड़ता है, कराईकल कहाँ पड़ता है और माहे किस एक राज्य में पड़ता है? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में जल्दी से दें। बढ़ेंगे और कुछ और इसी न्यूज़ से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं G20 के बारे में कि आखिर G20 क्या होता है, क्या G20 की इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए ध्यान से देखिए। G20 का गठन 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य से बात करें तो मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी
वैश्विक जीडीपी का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। G20 में आखिर कौन कौन से देश आते हैं तो आओ जान लेते हैं। अर्जेंटीना आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, तो 20 कंट्रीज का समूह है ये, ठीक है। 30 दिसंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा भारत। और मैं आपको बता दूं G20 की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब मैंने यहाँ पर इतने सारे नाम लिए हैं इतने सारे देशों के, तो मैं कुछ देशों की आपसे कैपिटल पूछता हूँ। ये बताइए मैक्सिको की कैपिटल क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये बताइए यूरोपियन यूनियन जो है इसमें वर्तमान समय में कितने देश सदस्य हैं, ठीक है। कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और हाँ, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड अभी 1-2 दिन पहले हम लोगों ने एक अपॉइंटमेंट पढ़ा था, कौन था अपॉइंटमेंट, जरा कमेंट कॉलम में उसका भी आंसर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आप आंसर दिया करें, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं अगली न्यूज़ में आज क्या है खास। अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज बल्लेबाज से। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है बेलिंडा क्लार्क। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG के परिसर में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज बेलिंडा क्लार्क ने अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में उनके कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके साथ बेलिंडा पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं जिनकी प्रतिमा लगाई गई है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच हुआ है, उसी के दौरान इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही पूछ देते हैं कि किस एक मैच के दौरान प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज बल्लेबाज क्या नाम है, बेलिंडा क्लार्क। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देश की बात आई है तो क्या आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर एंड्रू सैमंड्स, जिनका इस वर्ष निधन हुआ था, एक दुर्घटना हुई थी, उसी में इनका निधन हुआ था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर बॉलर, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में से एक शेन वार्न का भी निधन इसी साल हुआ था, आपको याद होगा। शेन वार्न की एक पुस्तक है नो स्पिन, आप जानते ही होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में आई है। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ये भी किसकी पुस्तक है, कमेंट कॉलम में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप किया करें। इसके अलावा 281 बियॉन्ड, ये किसकी पुस्तक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में करें। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ओशियानिया महाद्वीप का यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही से बोला जाता है का ये एक देश है। इसकी राजधानी कैनबरा है, मेलबर्न है, सिडनी है, यानी अलग अलग टाइम पर अलग अलग राजधानियां हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड की बात आई है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। मैं आपसे कुछ क्रिकेट ग्राउंड पूछता हूँ, ये बताइए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर पड़ता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। इसके अलावा वानखेड़े क्रिकेट ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है, ये मुंबई में है अपने। प्रेमदासा स्टेडियम ये भी मुंबई में है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम अपने प्यारे कानपुर में है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी न्यूज़ और इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जी के पॉइंट मैंने डिस्कस किए आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखेंगे क्या है खास। अगली न्यूज़ आपकी स्क्रीन में आ चुकी है। खैर ये दोबारा से रिपीट हो रही है, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है तो रिपीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ फिर से क्रिकेट से ही है। क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ आजकल बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आती हैं, इसीलिए मैं क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ कोई भी छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो आइए इस न्यूज़ को भी जान लेते हैं। जयदेव उनादकट बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इनको लेकर अभी पिछले दिनों में काफ़ी चर्चा भी रही थी। भारतीय क्रिकेट में इनको शामिल किया गया था टेस्ट टीम में, और 12 सालों के बाद इनको शामिल किया गया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे जयदेव उनादकट। इन्होंने इतिहास रच दिया है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। रणजी ट्रॉफी में इतिहास रचा है कि पहले ओवर में ही इन्होंने हैट्रिक ले ली। हैट्रिक का मतलब क्या होता है, कोई भी काम 3 बार करना। तो क्रिकेट मैच में 3 बार लगातार इन्होंने विकेट लेकर हैट्रिक लगा दी है। तो सौराष्ट्र की टीम के कप्तान हैं ये जयदेव उनादकट। इन्होंने रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में इतिहास रचा है। दिल्ली के खिलाफ मैदान पर गेंदबाजी करने के
दौरान पहले ही ओवर में इन्होंने हैट्रिक ले ली है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं। पहला पॉइंट, जयदेव उनादकट का नाम याद रखना है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में खेल भी चुके हैं। दूसरा पॉइंट, किसके खिलाफ मैच हो रहा था, तो दिल्ली के खिलाफ। किस टीम से थे, तो सौराष्ट्र टीम के कैप्टन थे, और इन्होंने पहले ही मैच में हैट्रिक लेकर रणजी ट्रॉफी ही नहीं, क्रिकेट के इतिहास में भी इतिहास रच दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्रिकेट से न्यूज़ आई है तो आपको याद है इंडियन प्रीमियर लीग होने वाला है 2023 का, है ना। कहाँ पर होना है इस बार, कमेंट कॉलम में ज़रा आंसर करिए। इसके अलावा इस बार इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिचा है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन महंगा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बिका है। 18.5 करोड़ जिस पर बोली लगाई गई है, कौन खिलाड़ी है, सैम करन है। ठीक है, ये वही सैम करन है जिनको इस साल जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो इंग्लैंड वहाँ पर चैंपियन बनी थी, तो इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं सैम करन, जो कि प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे। ठीक है, इन्हीं को सबसे महंगा खरीदा गया है आईपीएल के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे रिलेटेड मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस और भी करा दिए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ और देखेंगे अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अगली न्यूज़ है वाटर विजन से। क्या है न्यूज़, आइए ध्यान से देखते हैं। वाटर विजन @2047, जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 2 दिन का प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। और इस मौके पर मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। ठीक है, और ये भी कहा है कि भारत जल सुरक्षा से अभूतपूर्व काम कर रहा है और अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। ठीक है, जल संरक्षण के लगातार प्रयास करे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि वाटर विजन @2047 जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन। ठीक है, अब आप कमेंट कॉलम में जरा ये बताइए, जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है। हमारे देश का सबसे नया मंत्रालय भी है। ठीक है, चलिए मैं ये बता देता हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। तो कुछ क्वेश्चंस के और आंसर दीजिए। ये बताइए वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय किसके पास है। शिक्षा मंत्रालय भी वो मंत्रालय है जिसका नाम बदल गया था। ठीक है, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था और वर्तमान समय में इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। न्यूज़ क्या क्लियर हो गई है, ये मानते हुए कि आपकी न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई है, हम बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ फिर से मध्य प्रदेश से है। तो मध्य प्रदेश से बैक टू बैक न्यूज़ है। क्या है न्यूज़, मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर AK द्विवेदी की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल ने समारोह में हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान में एक चिकित्सा पुस्तक जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है, जो डॉक्टर AK द्विवेदी द्वारा लिखित चिकित्सा शिक्षा से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों के मेडिकल छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा। और डॉक्टर AK द्विवेदी की बात करें तो इंदौर के प्रोफेसर और HOD फिजियोलॉजी SKRP गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इंदौर के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में इसलिए जाता हूँ न्यूज़ के, क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ भी पूछ देते हैं, तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा करंट अफेयर में। ठीक है, अगर बात करें, अब यहाँ पर बात हुई आयुष मंत्रालय के, कौन है आयुष मंत्री वर्तमान समय में, जरा अब ये आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। पहली बात तो जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया करें क्लास में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएंगे तो लाइव आकर क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं क्लास को शाम तक पढ़ लूँगा, दोपहर तक पढ़ लूँगा, फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं, शाम हो जाती है, शाम को पढ़ नहीं पाते हैं, सोचते हैं अगले दिन पढ़ लूँगा, अगले दिन भी कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग लाइव नहीं आते हो, सारे लोग पहली बात तो लाइव आया करो। जो भी मेरा वीडियो बाद में देख रहे हो, मेरी उनसे गुजारिश है, सारे लोग लाइव आया करो। लाइव आकर के क्लास को उसी समय आप खत्म कर लोगे तो आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात भी समझ में आ गई होगी और ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ और देखेंगे अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है बंधन बैंक से। तो क्या है न्यूज़, बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को शुरू किया है। बंधन बैंक ने बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को शुरू किया है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट एक एकीकृत मार्केटिंग अभियान है जिसमें कंपनी ने विश्वास पर जोर दिया है कि ये ब्रांड
एक बैंक के रूप में 7 वर्षों की अवधि में अर्जित करने में सक्षम रहा है। अब यहाँ बंधन बैंक की बात आई है तो जाहिर सी बात है बंधन बैंक से रिलेटिव न्यूज़ यहाँ पर कवर हम जरूर करेंगे, जानेंगे कि आखिर बंधन बैंक क्या है। तो आइए जान लेते हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है और बैंक भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 34 में मौजूद है। बैंक के 5,646 बैंकिंग आउटलेट हैं और 2.77 करोड़ से भी अधिक ग्राहक हैं। बंधन बैंक ने 23 अगस्त 2015 को अपना परिचालन शुरू किया था। बैंक की स्थापना 2001 में स्थायी आजीविका निर्माण के माध्यम से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में करी गई थी। 2006 में बंधन ने एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी का अधिग्रहण किया और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का निर्माण किया। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, बंधन बैंक की टैगलाइन क्या है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में जरूर करें, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक क्या होती है, तो सरकारी बैंक वो होती है जिस बैंक पर सरकार का हिस्सा 51% से ऊपर होता है और जिस पर सरकार का हिस्सा 50% से कम होता है वो प्राइवेट बैंक होती है। सीधी सी बात है। तो इन दोनों पॉइंट को क्लियर रखना, क्योंकि कुछ बच्चों को ये लगता है कि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर होता है, ठीक है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ स्क्रीन पर आ गई है, असम सरकार से न्यूज़ है। क्या है असम सरकार से न्यूज़, आइए ध्यान से देखते हैं। असम सरकार ने 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा करी है। असम सरकार ने राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन सैकिया को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 लोगों को दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम सौरभ प्रदान करने की घोषणा करी है। यह पुरस्कार आवाहन थिएटर के प्रसिद्ध निर्माता कृष्णा राय, फुटबॉल खिलाड़ी गिलबर्टन संगमा, लॉन बॉल खिलाड़ी नयन मोनी सैकिया और वैज्ञानिक डॉक्टर बिनोय कुमार सैकिया और डॉक्टर शशिधर फूकन को मिलेगा। याद रखिएगा न्यूज़। अब बात करें यहाँ पर असम वैभव पुरस्कार की कि असम वैभव पुरस्कार क्या होता है और क्या है खास, तो आइए इस पॉइंट को भी जान लेते हैं बहुत अच्छे से। असम वैभव पुरस्कार असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा घोषित किया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके अलावा पुरस्कार पाने वाला अपने पूरे जीवन में सरकारी खर्च पर मेडिकल इलाज का लाभ उठा सकता है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा असम वैभव पुरस्कार पिछले वर्ष रतन टाटा को दिया गया था और इस वर्ष किसको दिया गया है आपने पढ़ ही लिया है। यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी। पहला पॉइंट किसने दिया है, तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है। असम के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, जरा कमेंट कॉलम में आंसर करिए, ठीक है, कि इस टाइम असम के आखिर गवर्नर के पद पर कौन है। बढ़ेंगे आज की अगली और आखिरी न्यूज़ की तरफ और देखेंगे आज की आखिरी न्यूज़ में क्या है खास। आज की आखिरी न्यूज़ है तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने समय के साथ पूर्वोत्तर को लेकर देश का नजरिया बदल गया है और वे राज्य अब भारत की विकास गाथाओं का हिस्सा बन गए हैं, ऐसा कहा है तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने। और उन्होंने ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन करते हुए ये भी बताया है कि पूर्वोत्तर राज्य अब उभरते भारत की कहानियों का हिस्सा है क्योंकि वे देश के अन्य क्षेत्रों के समान विकास और प्रगति की क्षमताओं और आकांक्षाओं के साथ बुदबुदा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट याद रखना, तमिलनाडु के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है। बात करें तमिलनाडु राज्य की तो दक्षिण भारत में पड़ने वाला भारत का राज्य है। भारत के सबसे दक्षिण में भारतीय मुख्य भूमि के सबसे दक्षिण में पॉइंट कौन सा है, तो केप केमोरिन कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु में ही पड़ता है जो कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे अंतिम पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार के नीचे पड़ता है ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर बात चली गई है तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। भारत के सबसे पूर्वी पॉइंट का नाम क्या है, तो वारांगलू अरुणाचल प्रदेश है। और भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, तो ये सरकरी गुजरात का है। उम्मीद करता हूँ आज की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको न्यूज़ अच्छे से समझ में आई है तो आपको 3 काम जरूर करने हैं। कौन से काम, जो मैं आपसे डेली बोलता हूँ।
पहला काम, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और दूसरा काम, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास के साथ जुड़कर अपनी लाइफ को और भी अच्छा बना सकें, अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकें। और जितने भी लोग इस चैनल में पहली बार आ ही गए हो तो सब्सक्राइब के बटन पर तो प्रेस कर ही दीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।